नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS एजुकेशन पे। मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ एग्रो फॉरेस्ट्री की नेक्स्ट सीरीज़, जो अपने सीरीज़ नंबर 8 है। और इससे पहले हमने 7 सीरीज़ एग्रो फॉरेस्ट्री की हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर अभी तक आपने हमारे उन सीरीज़ को विजिट नहीं किया तो आप पहले उन सीरीज़ पर विजिट करिएगा। और दोस्तों, हमने इस सीरीज़ के साथ ही मोर देन 200 क्वेश्चंस फॉरेस्ट्री के अपलोड किए हैं। और हमें आशा ही नहीं और बल्कि पूर्ण विश्वास है, जो राजस्थान प्री पीजी एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन एग्रो फॉरेस्ट्री से आते हैं वो हमारे इन 8 सीरीज़ में से ही पूछे जाएंगे। इसलिए आप एग्ज़ाम से पहले हमारे इन सीरीज़ को रिवाइज ज़रूर कर लेना। और इसी के साथ आज हम जो अपनी लास्ट एंड फाइनल एग्रो फॉरेस्ट्री की है 8वीं सीरीज, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सीरीज़ के बारे में। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द सेकंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाज डिसाइड इन 1952 एज पर विच फिलिंग द ब्लैंक ऑफ लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट फॉर प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस। दोस्तों, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो अपनी सेकंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1952 में, उसके अकॉर्डिंग अपने लैंड पे, अपने जो पूरा जो इंडिया का लैंड है उस पर इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए कम से कम 33% लैंड पे फॉरेस्ट होना ज़रूरी है। किसके लिए? इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इन हिली एरिया शुड बी कवर्ड अंडर ट्री कवर। जो हिली एरिया है, जहाँ पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे कितने % एरिया पे ट्री कवर होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 60%। हिली एरिया पे और ग्राउंड पे 33%। इन दोनों क्वेश्चंस का ध्यान रखना दोस्तों। हिली एरिया पे 60% एरिया पे ट्री कवर होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू सेकेंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अकॉर्डिंग। और अपने जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पे 33% और हिल एरिया पे 60%। इसी के साथ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब लागू आता? तो वो आता अपना 1980 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सोर्स ऑफ एनर्जी कंजप्शन इन इंडिया विच वन इज इनकरेक्ट। इंडिया में एनर्जी कंजप्शन का सोर्स क्या है? कौन से सोर्स से कितने % एनर्जी लेते हैं, किससे नहीं लेते? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे गलत है? तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे के सारे सही हैं। तो इसमें ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। अपन कोल से 16.5% एनर्जी कंजप्शन करते हैं। वेजिटेशन जो वेस्ट होता है अपना उससे 11% करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से 15% करते हैं। ऑयल से 10% करते हैं। काउ डक से 8.7% करते हैं। और वुड से करते हैं 37.6%। ये रेशियो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए अपना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक बार देख लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कभार पूछ भी लेता है। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एरिया कवरिंग practically all uncultivated or untamed land covered with rather tall and dense tree growth। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसको अपन फॉरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राइजिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑफ पब्लिक और कम्युनिटी लैंड। अपन जो पब्लिक और कम्युनिटी लैंड पे जो अपन फॉरेस्ट ग्रो करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? तो उसको जो कम्युनिटी लैंड पे फॉरेस्ट ग्रो करेंगे तो उसको सीधी सी बात है कम्युनिटी फॉरेस्ट कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विंड ब्रेक इज ए प्रोटेक्टिव प्लांटेशन इन ए सर्टेन एरिया अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग विंड। इट इज़ यूजुअली कंपेयर्ड ऑफ फ्यू रो ऑफ ट्री और सरब स्पेड एट 40 मीटर। दोस्तों में ये पूछ रहा है, जो अपन विंड ब्रेक लगाते हैं, विंड ब्रेक किसके लिए लगाते हैं? प्रोटेक्टिव प्लांटेशन के लिए, प्रोटेक्टिव के लिए करते हैं। और इसमें अपन क्या करते हैं? विंड की वेलोसिटी को कम करते हैं। तो विंड ब्रेक में ट्री की कितनी रो लगाते हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना दोस्तों 1 से 3 रो लगाते हैं। 0.5 देगा, यहाँ पे 1 से 3 तक की रो लगाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ ट्री आइदर सिंगल और इन स्मॉल ग्रुप स्कैटर्ड ऑल ओवर द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो एरिया है वहाँ से अपन
कुछ प्लांट को वहाँ से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, उसको अपन बोलते हैं फिलिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपर ब्रांची पार्ट ऑफ ट्री, जो ब्रांची पार्ट है ट्री का, ये तो हो गया स्टेम हो गया प्लांट का, और जो स्टेम के बोल के ऊपर वाला जो ब्रांची पार्ट है उसको अपन साइंटिफिक भाषा फॉरेस्ट्री भाषा में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्शन बी क्राउन। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो स्टेम वाला पार्ट है उसको अपन बोल बोलेंगे या ट्रंक बोलेंगे, और ब्रांची पार्ट को बोलेंगे क्राउन। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एरिया सो कंस्टिट्यूट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और अदर फॉरेस्ट लॉ के अकॉर्डिंग अपने कौन से फॉरेस्ट आता है, तो इसमें फॉरेस्ट लॉ के अकॉर्डिंग रिजर्व फॉरेस्ट आता है, और ये रिजर्व और सबसे बेस्ट फॉरेस्ट की कैटेगरी में भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हेन रीजनरेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड, कौन से फॉरेस्ट जो सीड से ऑब्टेन्ड होते हैं, तो सीड से ऑब्टेन्ड होने वाले फॉरेस्ट को अपन हाई फॉरेस्ट कहते हैं। एक बार आप एग्जाम से पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट के वीडियो को आप अच्छी तरह से देख के जाना। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं, और ये भी उसी टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है, हाई फॉरेस्ट सीड से ऑब्टेन्ड होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिजर्व्ड फॉरेस्ट इज एन एरिया विथ कंप्लीट प्रोटेक्शन कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंग टू चैप्टर। तो दोस्तों अपन ने पहले वाली सीरीज में भी अपन ने पढ़ा था कि विलेज फॉरेस्ट कौन से चैप्टर में आता है, और यहाँ पे पूछा है जो रिजर्व फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट कौन से चैप्टर में आता है। तो दोस्तों रिजर्व फॉरेस्ट है वो सेकंड चैप्टर में आता है, और विलेज फॉरेस्ट आता है, जो मैंने ट्रिक भी बताई थी कि जो चैप्टर 3 में आता है विलेज फॉरेस्ट। और उसके लिए अपन देखते हैं विलेज फॉरेस्ट में यहाँ 3 ये जो लाइन है इसके अकॉर्डिंग भाई यहाँ 3 चैप्टर में 3 लाइन आती है, और यहाँ विलेज में भी 3 लाइन आ रही है, तो इसके अकॉर्डिंग भाई 3 चैप्टर में कौन सा आ रहा है, विलेज फॉरेस्ट। और जो रिजर्व फॉरेस्ट आ रहा है वो अपना आ रहा है सेकंड चैप्टर में। तो चैप्टर वाला क्लासिफिकेशन इसको आप जरूर देखना, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर पुटअप होता है। और दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, विलेज फॉरेस्ट आता है चैप्टर नंबर 3 से, रिजर्व फॉरेस्ट आ रहा है चैप्टर नंबर 2 से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट कौन से चैप्टर में से आता है, तो प्रोटेक्ट पहले वाला क्वेश्चन था कि रिजर्व फॉरेस्ट कौन से चैप्टर से आ रहा था, रिजर्व फॉरेस्ट आया था अपना सेकंड चैप्टर से, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो आते हैं अपने 4th नंबर चैप्टर्स में, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये 3 प्रकार के फॉरेस्ट थे, विलेज फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तीनों के बारे में अपने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, विलेज फॉरेस्ट है जो चैप्टर नंबर 3 में आता है, रिजर्व फॉरेस्ट है चैप्टर नंबर 2 में आता है, और जो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट है वो चैप्टर नंबर 4 में आता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायोस्फेरस मेलोक्सियम क्वेश्चन है अपना, डायोस्फेरस मेलन एक्सेलेंट लीव आर यूज टू प्रोड्यूस, ये जो प्लांट है इसकी जो पत्तियां हैं वो क्या जिसे अपन क्या बनाते हैं, तो वह है दोस्तों आपने तेंदू का नाम सुना होगा, ये तेंदू लीव है, तेंदू का उसका बोटेनिकल नेम है। तो तेंदू से अपन ने पहले भी पढ़ा है कि तेंदू लीव से अपन बीड़ी बनाने के लिए काम लेते हैं तेंदू लीव्स की, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बीड़ी राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान प्रीपीजी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, लेक इज ए रीजिनियस सेक्रेशन ऑफ द लेक इंसेक्ट विच फीड ऑन फॉरेस्ट ट्री पार्टिकुलरली ओक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्यूटिया मोनोस्पर्मिया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सिल्क इज इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट इट ऑब्टेन फ्रॉम द, सिल्क है जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है फॉरेस्ट का, तो वो किससे अपन प्राप्त करते हैं, तो सिल्क के लिए अपन प्लांट की लीव यूज में करते हैं, प्लांट रूट्स करते हैं, या कोकून ऑफ सिल्क वर्म करते हैं, ऑल ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोकून ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म का जो कोकून है उससे अपन सिल्क प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क वर्म इज राइज ऑन प्लांटेशन फॉर ऑब्टेन सिल्किंग, जो सिल्क वर्म है
सिल्क राइज करते हैं वो किस ट्री पर ग्रो करते हैं, तो वह है टर्मिनेलेटा एलाटा या मोरस एल्बा। ऑप्शन बी ए एंड बी, नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। मोरस एल्बा और टर्मिनेलिया एलाटा दोनों पे अपन सिल्क वर्म को राइज कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक्जोटिक फॉरेस्ट ट्री स्पीसीज ब्राउट इन द कंट्री द फॉरेन कंट्री। तो इसमें राइट आंसर है फॉरेन कंट्री। एक्जोटिक फॉरेस्ट जो विदेशी फॉरेस्ट ट्री की स्पीसीज है वो कौन सी है, यूकलिप्टस, कैशवनट, ऑस्ट्रेलियन बबूल, सिल्वर ओक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों के तीनों एक्जोटिक फॉरेस्ट ट्री स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अलार्मिक रेट ऑफ डिफोरेस्टेशन मिलियन हेक्टर एवरी पर ईयर। डिफोरेस्टेशन की क्या रेट है, इसमें ये पूछा है डिफोरेस्टेशन की क्या रेट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.5% डिफोरेस्टे अलार्मिक ऑफ डिफोरेस्टेशन की रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पैटर्न लैंड यूज एंड ए सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप अंडर विच प्लॉट ऑफ लैंड आर क्लियर्ड कल्टिवेशन फॉर ए शॉर्ट पीरियड फॉर राइजिंग क्रॉप आफ्टर विच द लैंड इज अलाउड टू रेस्ट लॉन्गर देन द पीरियड ऑफ कल्टिवेशन। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए पैटर्न ऑफ लैंड यूज का ऐसा पैटर्न जिसमें क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, अंडर विच प्लॉट ऑफ लैंड आर क्लियर। लैंड को, जो लैंड का प्लॉट है उसको अपन पहले क्लियर कर देते हैं, फिर कल्टीवेशन शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप का राइजिंग करते हैं, और आफ्टर विच द लैंड इज अलाउड टू रेस्ट लॉन्गर देन पीरियड ऑफ कल्टीवेशन। और कुछ टाइम के बाद अपन उस लैंड को छोड़ के दूसरी लैंड पे चले जाते हैं। तो ये चीज़ अपन करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या करते हैं दोस्तों, अपन किसी भी फॉरेस्ट लैंड है उसको अपन साफ करते हैं, ब्रूनिंग करते हैं, उसकी सफाई वगैरह करके वहाँ पे एक से 3 साल तक वहाँ पे अपन अपनी क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। और उसके बाद में जैसे ही वहाँ फर्टिलिटी कम हो जाती है तो अपन उस लैंड को छोड़ के दूसरे लैंड पे चले जाते, फॉरेस्ट को साफ करके तो वहाँ पे फिर क्रॉप ग्रो करते हैं। इसको अपन शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। और यहाँ अपना राइट आंसर हो जाएगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिल कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया। हिल कल्टीवेशन दोस्तों टांग्या कल्टीवेशन का नाम सुना होगा। टांग्या कल्टीवेशन को ही हिल कल्टीवेशन कहते हैं। और हिल कल्टीवेशन का इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने किया था, वो है सर डैंड्रिच ब्रैंडिस ने 1890। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर ब्रैंडिस ने हिल कल्टीवेशन टांग्या कल्टीवेशन का ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द फर्स्ट टांग्या प्लांटेशन वाज राइज इन 1896 में। इंडिया में जो फर्स्ट टांग्या प्लांटेशन ग्रो किया था वो कब किया था, 1896 में। और कहाँ किया था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये नॉर्थ बंगाल में किया था फर्स्ट बार टांग्या प्लांटेशन का राइज 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इन सॉल्यूशन इन साउथर्न इंडियन द सिस्टम इज कॉल्ड कुमारी। जो साउथ इंडियन स्टेट है इंडिया का, वहाँ पे कौन सी सिस्टम को कुमारी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है टांग्या कल्टीवेशन को साउथर्न स्टेट है इंडिया के, वहाँ पे कुमारी के नाम से जाना जाता है टांग्या कल्टीवेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल टांग्या कंसिस्ट ऑफ लैंड प्रिपरेशन फॉर ट्री प्लांटेशन, ग्रोविंग एग्रीकल्चर क्रॉप फॉर ईयर आफ्टर द ट्री प्लांटेशन एंड मूविंग ऑन टू अनदर एरिया टू रिपीट द साइकिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 to 3 ईयर। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो टांग्या सिस्टम करते, ट्रेडिशनल तरीके से टांग्या सिस्टम अपनाते हैं, उसमें अपन कितने साल तक करते हैं टांग्या सिस्टम, तो वो है 1 से 3 साल तक। फिर बाद में अपन वहाँ से क्रॉप ग्रो नहीं करते। और टांग्या सिस्टम क्या होता है दोस्तों, टांग्या सिस्टम है एक एग्रो फॉरेस्ट्री का ही मॉडरेट रूप है। और इसमें अपन क्या करते हैं, हिली एरिया में करते हैं अपन ट्री, दोनों साइड ट्री ग्रो करते हैं, जो बीच में वाइड स्पेस बच जाता है वहाँ पे अपन अपनी क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। और ये क्रॉप प्रोडक्शन कब तक करते हैं, जब तक जो अपन ने ट्री लगाया था, सिल्वीकल्चर मतलब ट्री ग्रो किया था, वो बड़े नहीं हो जाते, उनकी डेंसिटी हाई हो जाती है, तब अपन क्रॉप प्रोडक्शन को वहाँ से क्रॉप बंद कर देते हैं और
फिर बाद में ओनली फॉर वहाँ पे ट्री का ही कल्टीवेशन करते हैं। और ये पूछ रहा है कि कब तक अपन क्रॉप ग्रो करते हैं, तो वो कहते हैं 1 से 3 साल तक अपन ट्रेडिशनल तांगा का कल्टीवेशन में क्रॉप का ग्रो करते हैं। उसके बाद में क्रॉप को हटा देते हैं, ओनली फॉर जो अपन फॉरेस्ट ट्री लगाते हैं उन्हीं का कल्टीवेशन करते हैं। और वहाँ क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि जो दोनों साइड अपन ने फॉरेस्ट ट्री लगा रखे हैं और बीच में अपन ने अपनी क्रॉप ग्रो की थी, तो जैसे ही ये प्लांट बड़े हो जाएंगे तो दोनों तरफ से ये एरिया कवर हो जाएगा। तो बीच में जो वाइड स्पेस बचा था वहाँ पे प्रॉपर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाएगी, और तो यहाँ फिर अपना क्रॉप प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। इसलिए अपन इसको यहाँ से हटा देते हैं, और यह है 1 से 3 साल तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजुअली ईच फैमिली हैज़ अबाउट फिलिंग द ब्लैंक हेक्टर ऑफ लैंड हैज राइज ट्री एंड कल्टीवर क्रॉप फॉर 3 to 5 ईयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.8 to 1.7 हेक्टर ऑफ लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किंग ऑफ टिम्बर। किंग ऑफ टिम्बर दोस्तों टिक को कहा जाता है, और टिक का यहाँ बॉटेनिकल नेम है ऑप्शन नंबर डी वाला टेक्टोना ग्रैंडिस। टिक का बॉटेनिकल नेम क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस किसका बॉटेनिकल नेम है, टिक का। और टिक को क्या कहा जाता है, किंग ऑफ टिम्बर या किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हेन द सीडलिंग हैव टू बी केप्ट इन द नर्सरी फॉर मोर देन ए ईयर इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू बेड अदर देन द शेडिंग बेड। तो इसका अपन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए ब्रिंकिंग आउट। Inferior growth consisting chiefly of small or stunt tree and shrub। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी shrub। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, सबको पता है, सबका फेवरेट क्वेश्चन है, और आने वाले एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून कब हुआ था, 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डिफॉरेस्टेशन रेफर्स टू। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब है डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का डिसअपीयरेंस होना क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन। तो इसका राइट आंसर है डिसअपीयरेंस ऑफ सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।